परिच्छेद 32। मेरठ में श्याम ने अपना घर बना लिया। पुष्पा अक्सर अपने मकान की तुलना कानपुर में बने सरिता के मकान से किया करती है। वो इसी बात पर अपने पति को ताने मारती रहती। मकान तो जेठ ने कानपुर में बनाया है, उसे कहते हैं मकान। आपने क्या बनाया, ये झोंपड़ी? उनके यहाँ फर्श में संगमरमर लगा है, कैसा चमकता है उनका फर्श। आपने दाना करवा लिया, कैसा बदरंग दिखता है हमारे मकान का फर्श। उनके मकान का किचन देखा है, कितना बड़ा है, और हमारे मकान का किचन छोटी सी खोली जैसा, जिसमें सब सामान के बीच ठीक से खड़े होते भी नहीं बनता। कमरे सब छोटे छोटे, और बैठक वो तो बिल्कुल बेकार है। 2 सोफे क्या रख दिए उसमें, और कुछ रखने के लिए जगह ही नहीं बची। मकान बनवाया ही था तो जरा ढंग से बनवाते, इस दड़बे में लाकर पटक दिया मुझे। श्याम चुपचाप पुष्पा की जली कटी सुन लेते। कुछ कहने का मतलब था एक नए झगड़े की शुरुआत। श्याम अपने मन का गुस्सा भुलाकर शाम तक सहज हो जाते, परंतु पुष्पा महीनों तक मुंह फुलाए रहती। ऐसे में किचन में जाकर खाना बनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों बच्चे नवीन और दिव्या अपनी पढ़ाई छोड़कर खाना बनाने में कार्तिक नौकर के साथ भिड़े रहते। कार्तिक उन दोनों से कहता भी, अरे जाओ तुम, अपना अपना काम करो, हम बना लेंगे खाना। घर में और भी बहुत काम है कार्तिक भैया, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हम लोग खाना बना लेंगे। दोनों एक साथ कार्तिक से कहते। कार्तिक चुपचाप जाकर बाथरूम में पड़े कपड़े धोने लगता। वो जानता है मालकिन की तबीयत खराब नहीं है, मन खराब है। मालकिन के मन में सिर्फ क्रोध ही क्रोध भरा है। उसे बाहर निकलने के लिए बहाना भर चाहिए। जब उन्हें कोई बहाना नहीं मिलता तब बेमतलब उसे डांटने लगती हैं। कार्तिक, आजकल तुम ठीक से काम नहीं करते, ऐसे धोए जाते हैं कपड़े। देखो देखो इस साड़ी में कितने दाग लगे हैं, लो फिर से धो इसे। कपड़ों पर प्रेस भी ठीक से नहीं करते तुम, देखो कितनी सलवटें पड़ी हैं, फिर से कपड़ों पर प्रेस करो, समझे? कार्तिक सब कुछ सुनकर फिर से कपड़े धोने लगता है। दोबारा सब कपड़ों पर प्रेस कर देता है, क्योंकि मालकिन से कुछ भी कहना पूरे घर के लिए नई मुसीबतें बुलाने जैसा है। उस दिन उसने इतना ही तो कहा था बस। बर्तन मैंने अच्छी तरह मांज कर धोए हैं, ठीक से पोंछ नहीं पाया होऊंगा, इसलिए पानी के दाग आपको दिख गए होंगे। मालकिन शेरनी की तरह दहाड़ी, बहस करते हो हमसे? तुम्हारी ये मजाल, एक तो ठीक से काम नहीं करते, ऊपर से जबान चलाते हो, बिल्कुल हरामखोर हो गए हो। आने दो शाम को साहब को, तुम्हारी सब हेकड़े निकलवा दूंगी। उस दिन तो वो पूरी तरह घबरा गया था। उसने मान लिया था कि आज उसकी नौकरी गई। उसने मालकिन से माफी भी मांगी थी। गलती हो गई मालकिन, अब ऐसी भूल फिर कबहू ना होगी। साहब से हमरे शिकायत न करना, हम आपको अब कबहू शिकायत का मौका न देंगे। बस एक बार हमको माफी दे दो। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था, बस अपने कमरे में जाकर औंधे मुंह देर तक पड़ी रही। शाम तक किसी से कुछ नहीं बोली। साहब के आते ही उन्होंने खूब नमक मिर्च लगाकर उसकी बुराई की थी। दूसरे दिन सवेरे साहब ने अकेले में उसे समझाया था, कार्तिक, मालकिन की बात का बुरा मत मानना, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, वो जो कहे चुपचाप कर दिया करो। अगले महीने से हम तुम्हारी पगार भी बढ़ा देंगे, पर अब हमें कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। तब से वो सब कुछ चुपचाप सुन लेता है, किसी से कोई बात नहीं करता। घर का कोई भी सदस्य जो काम उससे कहता है वो सोच विचार किए बिना उस काम को पूरा करने में भिड़ जाता है। श्याम ने एक एक पैसा जोड़कर किसी प्रकार ये घर बनवाया। 5 कमरे, 1 हॉल, 2 लैट्रिन बाथरूम, अलग से किचन और सामने एक बड़ा सा बरामदा है। उनकी पत्नी इसे झोंपड़ी कहती है, उसे ये घर पसंद नहीं। इतना बड़ा घर उसे छोटा और बहुत संकरा लगता है। शहरों में अब
नौकर कहाँ मिलते हैं। कार्तिक काफी समय से घर में काम कर रहा है। आए दिन पुष्पा उसे डांटती रहती है। किसी दिन काम छोड़कर चल देगा तब क्या होगा। उस दिन की कल्पना करके ही श्याम सिहर उठते हैं। ऐसा सोचकर ही उनकी रूह कांपने लगती है। नौकर के बिना उन्होंने यहां बहुत कष्ट उठाए हैं। पुष्पा कितने ही दिन गुस्से में रहे। नौकर के रहते कम से कम ये तो निश्चित है कि बच्चों को और शाम को समय पर भोजन मिलता रहेगा। श्याम कार्तिक को अकेले में समझाते रहते हैं। कभी उसका वेतन भी बढ़ा देते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि कार्तिक के जाने के बाद उन्हें हर महीने 8-10 दिन होटल में खाना पड़ेगा। इसलिए वे अंदर से डरते हैं कि पुष्पा की डांट फटकार से तंग आकर किसी दिन कार्तिक काम ही न छोड़ दे। इतना ईमानदार और विश्वसनीय नौकर वो और कहां से लाएंगे। घर में सुबह काम वाली आती है। वो 9 बजे तक झाड़ू पोंछा और बर्तन धोकर चली जाती है। शाम को यही काम करने 5 बजे फिर आ जाती है। सुबह 10 बजे कार्तिक आ जाता है, जो रात 9 बजे तक घर के सब काम करता है। बावजूद पुष्पा के काम पूरे नहीं होते। वो समय बेसमय नवीन और दिव्या को किसी न किसी काम से बाजार दौड़ाती रहती है। घर पर दोनों बच्चे पढ़ाई कम, घर के काम ज्यादा करते दिखाई देते हैं। श्याम बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते। वे चाहते कि बच्चे अधिक से अधिक समय पढ़ें। आने वाला समय कठिन प्रतियोगिता का है। समय की इस तेज धारा में वही खड़ा रह पाएगा जो अत्यंत प्रतिभाशाली होगा। पुष्पा घर के बेमतलब कामों में बच्चों का बहुत समय नष्ट कर देती है। पुष्पा से तो श्याम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने बच्चों की समुचित पढ़ाई के लिए 2 शिक्षक नियुक्त कर दिए। पुष्पा अधिकांश समय टीवी के सामने ही बैठी रहती। बैठक में टीवी चल रहा है तो बच्चे भी मम्मी के साथ बैठकर टीवी देखने लगते। श्याम को किसी भी तरह से बच्चों का टीवी देखना अच्छा नहीं लगता। वे बच्चों को समय की महत्ता किस प्रकार समझाएं, उनकी समझ में नहीं आता। बच्चों को समझाने के लिए श्याम ने अपने लिए एक दिनचर्या निर्धारित की। वे सुबह 7 बजे तैयार होकर अपनी टेबल पर आकर बैठ जाते और अपने ऑफिस की फाइलें उलटने पलटने लगते। 10 बजे तक उनका यही क्रम चलता। 10 बजे उठकर वे तैयार होते और खाना खाकर ऑफिस चले जाते। इसी प्रकार रात में 8 बजे से 10 बजे तक वे टेबल पर बैठे अपना कोई काम देखते रहते। तब वे बच्चों से विश्वास पूर्वक कहते, देखो, मैं जितनी देर अपना काम करता हूं उतनी ही देर तुम्हें भी अपनी पढ़ाई करनी है। बच्चों पर उनकी बात का असर हुआ था। वे तैयार होकर सुबह 7 बजे से पढ़ाई वाले कमरे में बैठने लगे। ठीक 8 बजे उनके शिक्षक उन्हें पढ़ाने आ जाते। वे 9 बजे जाते। उनके जाने के 1 घंटे बाद तक बच्चे पढ़ते रहते। इसी प्रकार रात में उनके शिक्षक 8 बजे आकर 9 बजे चले जाते। बच्चे उनके जाने के बाद भी 10 बजे तक पढ़ते। शाम जब अपने दौरे से लौटते तो देखते कि बच्चों की दिनचर्या फिर बिगड़ गई है। उसे पुनः पटरी पर लाने में उन्हें 2-3 दिन लग जाते। बच्चे समय से उठें, समय से पढ़ें और समय पर आराम करें, ये सिखाने के लिए शाम को उनके ऊपर कड़ी मेहनत करनी पड़ती। इस व्यवस्था के सुपरिणाम निकले। इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे प्रदेश की मेरिट लिस्ट में नवीन का 10वां स्थान रहा और दिव्या ने मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ चित्रकला के क्षेत्र में भी विशेष उपलब्धि अर्जित की। उच्च शिक्षा के लिए नवीन अमेरिका जाना चाहता था। उसने अपने पिता को बताए बिना अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के लिए निकले विज्ञापन के अनुसार आवेदन भेज दिया था। जब उसका चयन उस स्कॉलरशिप के लिए हो गया तब डरते डरते उसने अपने पिता से अपनी इच्छा बताई। श्याम मन महसूस कर रह गए। उनका एक ही बेटा है, वो भी उनसे इतनी दूर जाकर पढ़ना चाहता है। क्षण भर के लिए तो उनका मन उदास हो गया। फिर उन्होंने सोचा, नवीन यहां रहकर भी पढ़ेगा तो अब मेरठ में तो उसकी पढ़ाई हो नहीं सकती, किसी महानगर में रहकर पढ़ेगा। उसकी अभिलाषा है तो उसे अपनी शिक्षा के लिए अमेरिका जाने दो।
मन पर भारी पत्थर रखते हुए उन्होंने नवीन को अमेरिका जाने की इजाजत दे दी। मेरठ में दीप्ति के चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी थी। कला पारखियों ने उसके चित्रों की खूब तारीफ की। स्थानीय समाचार पत्रों में दीप्ति का साक्षात्कार प्रकाशित हुआ। एक दिन उसके स्कूल के प्राचार्य ने श्याम को दीप्ति के विषय में कुछ बात करने के लिए स्कूल बुलाया। आपकी बेटी एक कुशल चित्रकार है। अंतर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता में उसकी कलाकृति को प्रथम स्थान मिला है। मेरी ओर से बधाई। श्याम से हाथ मिलाते हुए प्राचार्य ने कहा। धन्यवाद। ये सब आपके स्कूल में शिक्षकों की मेहनत का नतीजा है। दीप्ति की सफलता का श्रेय आप सबको है। आप सबके प्रयास की मैं सराहना करता हूं। श्याम के चेहरे पर प्रसन्नता झलक आई। आप अपनी बेटी को जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में भर्ती करा सकें तो वो एक महान चित्रकार बन सकती है। उसमें कला की अपार संभावनाएं हैं। बस यही कहने के लिए मैंने आपको याद किया था। जैसा आप उचित समझें। दीप्ति में एक बड़ा कलाकार बनने की प्रतिभा है, इसलिए मैंने आपको ये सुझाव दिया। फिर आप जो निर्णय लें ये आपके ऊपर है। अपनी बात कहकर प्राचार्य श्याम के चेहरे को ध्यान से देखने लगे। आपने कहा है तो आपकी बात पर विचार करूंगा। बेटी को अकेले इतने बड़े शहर में भेजना ठीक होगा कि नहीं? बस यही दुविधा है। बेटे को आपने पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया, बेटी को मुंबई भेजने में संकोच कर रहे हैं। वहां लड़कियों के लिए कई अच्छे हॉस्टल हैं। आप खुद जाकर किसी अच्छे हॉस्टल में उसे भर्ती करा दें। जे स्कूल ऑफ आर्ट से जब आपकी बेटी डिप्लोमा लेकर निकलेगी तो वो एक नामी कलाकार होगी। मैं आपके सुझाव पर विचार करूंगा, कहते हुए श्याम उठे और प्राचार्य महोदय से हाथ मिलाकर बाहर आ गए। कई दिनों तक श्याम प्राचार्य के सुझाव पर विचार करते रहे। मुंबई इतना बड़ा शहर, दीप्ति कहाँ रहेगी? उसका हॉस्टल कैसा होगा? वहां की सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक होगी कि नहीं? दीप्ति वहां अकेले रहेगी। अभी अवयस्क है, मन के बहकने का डर है। उसे अच्छा बुरा वहां कौन समझाएगा? कहीं कुछ तरह तरह के विचार श्याम के मन में आते और खो जाते, परंतु वे कुछ निर्णय नहीं ले पाए। अनिश्चय की स्थिति से वे तंग आ चुके थे। फिर एक दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर दीप्ति ने पूछ ही लिया, डैडी, मुझे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई कब भेज रहे हैं? अच्छा, तो दीप्ति का भी मन वहां जाने का है। उसने अपना निर्णय पहले से ही ले लिया है। बस डैडी की स्वीकृति भर चाहिए। हो सकता है उसने ही अपने प्राचार्य को डैडी से बात करने को कहा हो। भैया को अमेरिका भेज दिया, उसे मुंबई भेजने के लिए ना कहें कि हां। यह दुविधा अभी भी श्याम के मन में बनी हुई थी। वे निर्णय नहीं कर पाए कि बेटी की बात का क्या जवाब दें। पापा, प्लीज मेरा एडमिशन जे कॉलेज में करा दीजिए, दीप्ति ने फिर कहा। श्याम ने उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की आभा देखी। उसके स्वर में दृढ़ता थी। वो जीवन में कुछ करना चाहती है। शायद उसके मन में कहीं ये भाव भी छिपा है कि भैया ने अपनी इच्छा जाहिर की तो आपने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वो लड़का है। उसको अपना कैरियर चुनने की छूट है। मैं लड़की हूं, इसलिए मेरी इच्छा पर कई दिनों से विचार किया जा रहा है और अभी तक आप कोई निर्णय नहीं ले पाए। लड़के और लड़की में इस प्रकार भेद नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत है। मन को दृढ़ करते हुए श्याम ने कहा, ठीक है बेटी, तुम वहां से एडमिशन फॉर्म मंगवा लो। बाकी औपचारिकताएं पूरी करके मुझे बताओ। मैं तुम्हें बंबई छोड़ने जाऊंगा। हाँ डैडी। इतना कहते हुए वो खुशी से झूम उठी और अपने डैडी से लिपट गई। लड़के को अमेरिका भेज दिया, बेटी को मुंबई भेज रहे हो। अब मुझे भी चंदन घाट भेज दो, मेरा दम घुटता है यहां। तुम तो रात दिन अपने ऑफिस की फाइलों में डूबे रहते हो। मैं क्या करूंगी अकेले यहां? भेज दो मुझे चंदन घाट, सुना तुमने? कहते हुए पांव पटक कर पुष्पा दूसरे कमरे में चली गई। फिर कई दिनों तक उसका गुस्सा उसके सिर पर ही सवार रहा। शादी के इतने सालों बाद भी श्याम इस गुस्से का इलाज नहीं ढूंढ पाए।
वे पुष्पा से कहना चाहते, बेटियां तो वैसे भी पराए घर का धन होती हैं। एक ना एक दिन तो उसे ब्याह कर अपने घर जाना ही है। वहां फिर वो कुछ सीख पाए या ना सीख पाए, यहां तो कम से कम उसे अपनी मर्जी का कर लेने दो। पर वे कुछ कह नहीं पाए। उन्हें पुष्पा से ज्यादा बात करते बहुत डर लगता है कि कहीं उसका मूड ज्यादा खराब ना हो जाए। वे पुष्पा से बस उतनी ही बात करते जितनी बहुत ज्यादा जरूरी होती। ऑफिस में सब लोग उन्हें बहुत बातूनी अफसर कहते हैं। शादी के बाद अब तक उनकी ये इच्छा शेष रह गई कि किसी रात पत्नी से बात करते करते सबेरा हो जाए। पुष्पा किस बात पर कब तुनक जाएगी, उससे बात करते हुए ये आशंका हमेशा मन पर छाई रहती। जब वे दीप्ति को मुंबई छोड़कर आए तो उनका मन बहुत उदास था। कई दिनों तक उनका किसी काम में मन नहीं लगा। खाली खाली घर उन्हें काटने को दौड़ता था। वे इस कमरे से उस कमरे तक चुपचाप टहलते रहते। सुबह नाश्ते के बाद 10 बजे तक का समय मुश्किल से कटता। पहले इसी कमरे में बच्चे पढ़ते रहते और वे अपने ऑफिस की फाइलें देखते या कोई किताब पढ़ते रहते। बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, इस बात के लिए वे पूरी तरह सतर्क रहते। नियमित रूप से बच्चों की कॉपियां देखते, उनका होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं इसका निरीक्षण करते। बच्चे 10 बजे तक पढ़ें, सिर्फ इस बात के लिए वे 10 बजे तक अपनी टेबल पर डटे रहते। इस प्रकार उनके भी बहुत सारे काम समय पर निपट जाते थे। अब ऑफिस के कामकाज में उनका मन नहीं लगता। उनसे जूनियर कौशल यादव को पदोन्नत कर जब से उनका बॉस बना दिया गया, वे अत्यंत दुखी रहने लगे हैं। ये प्रमोशन उन्हें ही मिलना था। वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर उन्हीं का नाम था, परंतु अंतिम समय में राजनीतिक प्रभाव के कारण उनके विभाग में एक जूनियर ऑफिसर कौशल यादव को विभाग में सर्वोच्च पद पर आसीन कर दिया गया। इस घटना के बाद श्याम बहुत कुंठित रहने लगे। अब वे उस पद पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि ये प्रमोशन उन्हें मिलता तो वे अपने विभाग के सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त होते। शाम होते ही अंधेरे के साथ साथ उनकी उदासी बढ़ने लगती। अंततः उन्हें शराब की शरण में जाना पड़ता। जब से बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, उनकी पीने की आदत बहुत बढ़ गई। आजकल वे रोज पीकर आते हैं। पुष्पा जल्दी खा लेती है, भोजन के लिए उनका कभी इंतजार नहीं करती। वे भी निश्चिंत होकर आराम से घर पहुंचते। उन्हें मालूम है उनका भोजन डाइनिंग टेबल पर ढका हुआ रखा होगा। यदि डाइनिंग टेबल पर कोई उनका इंतजार कर रहा होता तो उन्हें उसकी फिक्र होती। मन पर एक भारी दबाव होता कि मेरे कारण कोई दूसरा भूखा होगा, इसलिए जल्दी घर चलो। यहां ऐसी कोई बात नहीं। वे जब तक घर आते हैं खाना ठंडा हो चुका होता है। पुष्पा तब तक या तो सो गई होती या टीवी देखती रहती। वे चुपचाप अपने लिए खाना परोस कर खाने लगते हैं। वे पत्नी से खाना गर्म करने के लिए भी नहीं कहते। वे अपने पुराने अनुभव से जानते हैं कि उनके बार बार कहने पर भी वो अपने स्थान से नहीं उठेगी, और यदि उठ गई तो भुनभुनाते हुए गुस्से में खाना गर्म करेगी। अक्सर ढेर सारे मिर्च मसालों के साथ भोजन में पुष्पा का गुस्सा भी शामिल हो जाता। इस प्रकार वो भोजन इतना कुस्वाद हो जाता कि शाम से खाया भी न जाता। एक दो निवाले गले से उतारकर वे सो जाते। बहुत दिनों से शाम के पेट में मरोड़ उठती है। किसी किसी दिन दर्द ज्यादा बढ़ जाता। अभी तक उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। कभी कोई पेन किलर टैबलेट खा ली, दर्द ठीक हो गया तो उसे भूल गए। परसों सुबह पेट में बहुत असहनीय दर्द हुआ तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराया। डॉक्टर ने जब एक्सरे करके देखा तो बताया, शर्मा जी, आपके पेट में तो अल्सर है, ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन की बात सुनकर श्याम उदास हो गए। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, ऑपरेशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है इसे ठीक करने का? दवाइयों से केवल कुछ दिनों तक आपको आराम रहेगा, परंतु ये पूरी तरह ठीक नहीं होगा। मेरी सलाह है कि आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, डॉक्टर ने उन्हें समझाया।
नियत तिथि को श्याम के पेट का ऑपरेशन हुआ। मुंबई से दीप्ति आई। अमेरिका से नवीन का पत्र। पापा, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मुझे यहां आपकी चिंता रहती है। अस्पताल से रिलीव करते हुए डॉक्टर ने कहा, अत्यधिक मानसिक तनाव और ज्यादा मिर्च मसाले युक्त भोजन करने के कारण अल्सर होता है। निश्चित समय पर सादा भोजन करिए और सदा प्रसन्न रहिए। यही आपकी दवा है। दवा नियमित रूप से लीजिएगा। शाम के अस्पताल से आने के बाद 1 सप्ताह तक दीप्ति घर में रही। इन दिनों पापा के लिए वही खाना बनाती थी, बिल्कुल सादा, बिना मिर्च मसाले का। वो पापा का पूरा ख्याल रखती। समय पर नाश्ता, समय पर भोजन और ठीक समय पर बिस्तर लगाकर उन्हें सोने के कमरे में भेज देती। दीप्ति जितने दिनों तक घर में रही, श्याम का मन प्रसन्न रहा। वे उसकी पेंटिंग्स देखते, उनकी तारीफ करते, उसके स्कूल के विषय में देर तक बातें करते रहते। दीप्ति भी उन्हें अपनी भावी योजनाओं के विषय में बताती। इस प्रकार 1 सप्ताह कब बीत गया उन्हें पता ही न चला। दीप्ति जिस दिन मुंबई गई, दिन भर उनका मन बहुत बेचैन रहा। वे अपनी बेचैनी किसी के साथ बांटना चाहते। वे अपने मन का सुनापन किसी की सहानुभूति, सद्भावना के 2 बोल और स्नेह से भर लेना चाहते। वे चाहते कि पुष्पा उनके पास बैठे, उनसे कुछ बातें करे, उनकी पीड़ा समझने की कोशिश करे। उनके ऑपरेशन के बाद पुष्पा का चिड़चिड़ापन और बढ़ गया था। वो झल्लाकर कहती, रात दिन दारू पिएंगे तो इनको अल्सर ना होगा तो किसको होगा? शाम को लगता, वे तो कब से शराब पी रहे हैं। आज तक पुष्पा ने कभी नहीं पूछा कि आप शराब क्यों पीते हैं। कौन सा अवसाद आपको खाया जा रहा है? जेवरों के लिए, नई नई साड़ियों के लिए तो पुष्पा आए दिन जिद करती रहती है, परंतु उसने कभी मेरे सामने शराब छोड़ देने के लिए जिद क्यों नहीं की? कहते हैं त्रियाहठ बहुत खराब होता है। हाँ, गलत दिशा में जरूर खराब होता है, परंतु सही दिशा में कुछ बनाने के लिए, किसी सुधार के लिए हट हो तो कितना अच्छा है। पुष्पा की तरफ से ऐसी कोई पहल कभी नहीं हुई। 1 सप्ताह तक दीप्ति अपने घर में रही। रोज उसकी मां से झड़प होती रही। छोटे छोटे बात पर दोनों चिढ़ जाती। फिर दिन भर पुष्पा का मूड खराब रहता। असहनशीलता का गुण दीप्ति को अपनी मां से मिला है। उसकी मां यदि उसे किसी बात के लिए डांटती तो पलटकर वो भी जवाब दे देती। शाम को ये सब देखते हुए अच्छा न लगता। वे पुष्पा से तो कुछ न कह पाते, दीप्ति को ही प्यार से समझाते रहते। दीप्ति जाने के पूर्व कार्तिक को अच्छी तरह समझा कर गई कि पापा की पूरी तरह देखभाल करनी है। उनके लिए नाश्ते में क्या बनेगा, भोजन उनके लिए बिल्कुल सादा होना चाहिए। रात में 8 बजे तक उन्हें हर हालत में खाना खिला दिया जाए। 9:30 बजे जब पापा सो जाएं तब वो घर जाया करे। कार्तिक सब काम वैसे ही कर रहा था जैसा दीप्ति उसे समझा कर गई थी। जिस किसी दिन कार्तिक काम पर ना आता, शाम की जान पर बनाती। उस दिन नाश्ते में पकौड़े भजिए होते, भोजन में मसालेदार छोले और खूब तली भुनी चीजें होती। शाम जब गहरी नजर से पुष्पा की ओर देखते, वो व्यंग्य करते हुए कहती, ये सब बड़े घरों का खाना है। आप रहे हैं गांव में, आप क्या जानो बढ़िया खाना पहनना। वो तो मैंने आप कर कुछ संवार दिया आपको, वरना आप तो गांव के गंवार ही बने रहते। शाम चुपचाप खा लेते। पुष्पा को समझाना उनके वश की बात नहीं। कार्तिक जब 2-3 दिन तक ना आता तो वे डबल रोटी का पैकेट खरीद लाते और दूध के साथ डबल रोटी भिगोकर चुपचाप खा लेते, पर पुष्पा से कुछ न कहते। अब शाम पुष्पा की बात का कोई जवाब न देते, चुपचाप अपना बैग उठाकर ऑफिस चले जाते। वे अक्सर सोचते, क्या शादी के इतने दिनों बाद भी पुष्पा के मन में धौलपुर का वो अनदेखा आईएएस अफसर बैठा है। पुष्पा की शादी उसी आईएएस से होती तो अच्छा था। वे उसके साथ सुखपूर्वक तो रहती। मैं उसे वैसा सुख, सुविधाएं, रुतबा, उतनी धन संपदा कहां दे पाया जितना कुछ वो एक कलेक्टर की पत्नी होकर पाती। सचमुच अपराधी हूं मैं इसके लिए। इन दिनों शाम को बीजापुर की बहुत याद आती। वहां उनका बचपन बीता है। श्याम बेटा, श्यामू, श्याम चाचा
श्याम भैया कहने वाले न जाने कितने लोग हैं वहां, और यहाँ शर्मा साहब और शर्मा जी के अलावा उन्होंने अपने लिए कोई संबोधन नहीं सुना। यूं तो मिलने जुलने वाले बहुत हैं यहाँ। ऑफिस में सब लोग उन्हें भली भांति जानते हैं। कुछ लोग घर पर मिलने आते हैं। शहर में मेरठ क्लब के मेंबर हैं। आए दिन क्लब में मीटिंग्स होती हैं। हर मीटिंग के बाद बढ़िया डिनर का आयोजन, जिसमें पहले पीने फिर सामिश निरामिष दोनों तरह के भोजन का प्रबंध रहता है। कुछ सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी क्लब की भूमिका रहती है। स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, नववर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, गरीबों की बस्ती में जाकर दवाइयां कपड़े आदि बांटना। श्याम अपने आप को व्यस्त रखने की बहुत कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वे अकेले होते उदास हो जाते। तन्हाई के क्षणों में उन्हें कुछ भी अच्छा न लगता। फिर मानस पटल पर बीजापुर और घर परिवार के चित्र उभरने लगते। उन दिनों जब वे पढ़ते थे तब वहां कितनी चहल पहल रहती थी। बड़े भैया और जानकी भाभी, मदन भैया और सरिता भाभी, मनोज, अनिल, रमेश और बिट्टू, उसकी और राधे की तो खूब पटती थी। हम लोग रोज साइकिल से पढ़ने के लिए अशोक नगर जाया करते थे। घर में गिरधर भैया और जानकी भाभी का अनुशासन था। हालांकि वे किसी से कुछ कहते न थे। उनकी उपस्थिति ही अपने आप में अनुशासन की प्रतिमूर्ति थी। जानकी भाभी ने अपनी देवरानियों से कभी किसी काम के लिए नहीं कहा। वे सुबह तड़के उठती और घर के कामकाज में लग जाती। तब घर की छोटी बहुएं अपने कमरे में दिन चढ़े तक कैसे सोई रह सकती हैं? उन्हें अपने आप शर्म लगती और वे जेठानी के संग काम कराने के लिए आ जाती। वहां कोई काम का बोझ न था। जिसे जो काम दिखता वो उसी को पूरा करने में लग जाता। श्याम सोचते, यदि यहां बड़े भैया होते तो क्या वे इस प्रकार शराब पीकर घर आ पाते? एक बार होली के दिन राधे ने शराब पी ली थी। कैसे मुंह छिपाए छिपाए फिरा था उस दिन वो। उसने ही उस रात उसे अपने कमरे में सुलाकर सबकी नजरों से बचाए रखा था। जानकी भाभी यदि यहां होती तो क्या पुष्पा इस तरह बढ़ चढ़कर बोलती, इस प्रकार सबसे लड़ती झगड़ती? मुझे मालूम है बड़े भैया भाभी किसी से कुछ ना कहते। ये तो अपने ढंग से यहां रहते, परंतु उनकी उपस्थिति मात्र से इस घर का वातावरण कुछ और होता। बुजुर्ग भले ही किसी से कुछ ना कहें, चुपचाप रहें घर में, लेकिन उनकी उपस्थिति घर को एक गरिमा प्रदान करती है। उनके रहने से एक मर्यादा अपने आप बनती है। उनकी उपस्थिति में घर के सदस्यों का रहने का ढंग ही बदल जाता है। एक पूरा इतिहास, परंपरा और रिश्तों का रस उनकी उपस्थिति के कारण घर में चारों ओर फैला रहता है। घर में बुजुर्गों का होना कितना जरूरी है, श्याम इस बात को आज गहराई से सोचते हैं। श्याम अब खुद बुजुर्ग हो रहे हैं, परंतु उन्हें भी आज अपने ऊपर किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद स्वरूप रखे हाथ के स्पर्श की जरूरत महसूस हो रही है। अब भी कितना भरा भरा घर है बीजापुर में। भैया हैं, भाभी हैं, रमेश है। अक्सर मनोज और शिवानी भी अपने बाल बच्चों सहित आ जाते होंगे। गिरधर भैया की बैठक कभी खाली नहीं रहती। पास पड़ोस के लोग, गिरधर भैया के संगी साथी और बिरादरी के नाते रिश्तेदार, कोई ना कोई उनकी बैठक में उनसे सलाह मशविरा लेने आता ही रहता है। गांव में बाहर से किसी के यहाँ कोई मेहमान, परिचित या कोई सरकारी आदमी आता है तो भैया से मिलने हमारे घर जरूर आता है। कुछ लोग तो अखबार पढ़ने ही आ जाते हैं। भैया सबकी बातें सुनकर धीर गंभीर स्वर में अपना अभिमत व्यक्त करते हैं। पूरे गांव में लोग उन्हें कितना मानते हैं। श्याम सोचते, आज यदि वे बीजापुर के घर में होते तो उन्हें अपने परहेजी खान पान की कोई चिंता न रहती। जानकी भाभी खुद सब संभाल लेती। पुष्पा और कार्तिक पर इस तरह उनको निर्भर तो न रहना पड़ता। वे तो रोज बरम बाबा मंदिर में जाकर बुधवा से भजन सुनते। पता नहीं बुधवा अभी जिंदा है कि नहीं। परिच्छेद 32 समाप्त। परिच्छेद 33। दीपक जब अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके आया तब उसके मन में अपने देश में आकर एक सफल बिजनेसमैन बनने की आकांक्षा थी। यहां उसके पिता ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। राधे अब युवा नेता नहीं, राजधानी से ही चुनकर आए
प्रौढ़ सांसद हैं। पार्टी संगठन में वे महासचिव के पद पर हैं। हाईकमान से उनके बहुत मधुर संबंध हैं। पार्टी में अधिकांश फैसले उन्हीं की मर्जी से होते हैं। उधर दीपक अमेरिका से भारत आया और इधर गठबंधन सरकार भंग हो गई। देश में लोकसभा के चुनाव होने तय हो गए। बहुत सोच समझकर दूर दक्षिण प्रदेश में लोकसभा की एक सीट जो अत्यंत सुरक्षित सीट थी, उसके लिए दीपक शर्मा के नाम की घोषणा कर दी गई। दीपक ने अपने पिता से कहा, डैडी, मैं अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके आया हूं। मुझे राजनीति में एबीसी भी नहीं आती। मैं ये चुनाव कैसे लड़ूंगा? राधे ने बेटे को प्यार से समझाया, बेटे, भारतीय राजनीति में सफल होने के लिए राजनीति के अल्फाबेट्स जानने की जरूरत नहीं। रही तुम्हारी शिक्षा की बात, तुम्हारी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में उपयोगी है। राजनीति हमारे देश में एक बिजनेस है। तुमको येन केन प्रकारेण इस बिजनेस में सफल होना है। चुनाव लड़ने के लिए भी तो तुम्हें कुछ खास मेहनत नहीं करनी। अच्छी तरह से झूठ बोलना सीख लो। अपने क्षेत्र के हर मतदाता को खुशहाली के सब बाग दिखाओ। हर किसी से कहो कि हम तुम्हारे खास हैं। जो व्यक्ति मिलने आए, कैसा भी काम बताए, उससे कहो ये काम जरूर हो जाएगा, परंतु वही करो जिसमें तुम्हारा अपना लाभ हो। मेरी इन बातों को मानकर चलोगे तो इस बिजनेस में जरूर सफल होगे। दीपक को अपने पिता की कोई बात समझ नहीं आई। वो बचपन से अमेरिका में पला बढ़ा था। उसने राजनीति के छल छद्म की दुनिया कभी इतने निकट से नहीं देखी थी। उसे हमेशा दो टूक बात करना आता था, हाँ तो हाँ, ना तो ना। बीच से भी कोई रास्ता निकलता है, ये दीपक के अनुभव में नहीं है। वो तो मेहनत, लगन और विश्वसनीयता की शिक्षा लेकर आया है। राजनीति का ये कैसा बिजनेस जहां इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। दीपक बहुत कोशिश करके भी इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। इस चुनाव में यदि राधे की पार्टी जीत गई तो नई सरकार में राधे का मंत्री बनना तय है। दीपक सांसद होकर लोकसभा में आ जाएगा। कालांतर में मंत्री होते उसे देर न लगेगी। राधे को इतनी कम उम्र में एक बार गंभीर हार्ट अटैक हो चुका है। अपोलो अस्पताल में भर्ती होकर उन्होंने पिछले वर्ष बाईपास सर्जरी करा ली, परंतु दिल का क्या भरोसा कब धोखा दे जाए। वे दीपक को अपनी आंखों के सामने मंत्री पद पर देखना चाहते हैं। उनका ये विशाल राजनीतिक साम्राज्य दीपक के सिवा और कौन संभालेगा? उन्होंने विधिवत अपनी देखरेख में दीपक की राजनीतिक ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी।